एक बार फिर नमस्कार। आदरणीय वीसी साहब, बड़े भाई जेसी साहब, मेरे पूरे वरिष्ठ साथी और आप सब राजस्थान के कोने कोने से आए हुए, ये सब मेरे सीनियर साथी हैं पुराने हाँ, लेकिन मोहन जी और महिपाल जी और ललित का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। जीनू भी बहुत बरसों से मेरे साथ हैं, शिशिर, नरेश, श्वेता जी, आज ही मालूम पड़ा जीनू भी आपके साथ था। हाँ मतलब मुझे अब आज यहाँ आने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40% लोगों से तो मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात पहले से हैं। और आपकी इजाज़त से कुछ बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। जब सुबह बात हमने शुरू की थी तो मैंने एक दो बात आपसे कही थी कि ख़ास तौर पे अभी जो मैं संबोधित कर रहा हूँ वो जो बाहर से दूर दूर कोने कोने से जो साथी आए हुए हैं उनको ख़ास तौर पे संबोधित कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा था कि आपकी जो भी खबरें आती हैं या जो पट्टी के रूप में ज़्यादा आती हैं, स्क्रॉल के रूप में चलती हैं, उनमें कोशिश करिए रोचकता का पुट बढ़ना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्टिंग खबर। अभी मैं शिशिर जी से बात कर रहा था, आपकी उन पट्टियों की जो विजिबिलिटी है या जो आप कहिए कि उसको जितने % लोग देखते हैं वो केवल 5% आती है, जबकि ये एक एवरेज के हिसाब से करीब करीब 60 से 65% होना चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि लोग ये इंतजार नहीं करें कि फुल स्क्रीन आएगा तभी हम देखेंगे, या फुल स्क्रीन में आया तो ही महत्वपूर्ण है और नीचे के स्क्रॉल चल रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण नहीं है या उसका कोई खास बात नहीं है, वो रूटीन खबरें हैं, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश करिए, जैसा आप तो खुद उसी कल्चर के लोग हैं, खबर ही जीवन है, खबर से ही आपका महत्व है, तो एक एक स्क्रॉल, एक एक लाइन आप जो वहाँ से भेजते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अपने आप को रख के देखिए कि ये मैं पढ़ूंगा क्या, दोबारा पढ़ने का मन करेगा क्या, या दोबारा इंतजार करूंगा कि स्क्रॉल आधा छूट गया था, मेरे को वापस पढ़ना है, क्या था इसमें। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ सोचेंगे तो मेरे ख्याल से हो पाएगा। दूसरी बात जो मेरी अधूरी छूट गई थी, कई बार हम कार्यक्रम कवर करने जाते हैं तो मंच पे जो भी अतिथिगण बैठे होते हैं वो जब अपना उद्बोधन, जैसे आज मैं यहाँ खड़ा होकर पोडियम पे अपना उद्बोधन दे रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, उस समय होने के बाद या तो आमतौर पे हमारा साउंड रिकॉर्डिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। कोशिश ये होती है लोगों की कि जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद बाइट लेने के लिए दौड़ भाग मचती है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई दूसरा वीआईपी हो, और उस दौड़ भाग में तारें खिंच जाती हैं, कैमरामैन इधर उधर गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य अतिथि होता है, जो अतिथिगण होते हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तब तक वो कहते हैं हमने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे दिया स्टेज पे, पोडियम पे, अब जाते जाते वो या तो खाना खाने जा रहे होते हैं या उनको अगले किसी कार्यक्रम में जाना होता है और अपन मजबूरी में उनको रोकते हैं, तो उनको भी इतना अच्छा नहीं लगता और वो अपना बेस्ट आउटपुट दे नहीं पाते उस वक्त, तो थोड़ा अधूरापन रह जाता है। तो धीरे धीरे की कल्चर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा बंद भी कर देंगे और बाकी चैनल के लोग बाइट ले रहे होंगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनेगा, आप अपने बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से भी इस तरह की बात करेंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल रहेगा कि अगर हम मंच पे ही उनका जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें जो उनका बेस्ट है वो हम एडिट करके उनका बेस्ट ले लें। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर ऐसे अतिथिगणों के पास और भी कोई पोर्टफोलियो है, मान लीजिए एक मंत्री जी हैं और उनके पास एक कार्यक्रम आए हैं, किसी विभाग के कार्यक्रम में आए हैं और दूसरे विभाग से संबंधित खबर है उस दिन कोई, तो आप वो बात करना चाहते हैं, उसकी बाइट लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो इसको हम देख सकते हैं। एक जो प्रेजेंटेशन की बात थी, जो मैं बात कह रहा था अखबारों के बारे में, कि अखबारों में कई बार बाईलाइंस आती हैं, बड़ी खबरें आती हैं, उनमें ग्राफिक्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, आंकड़े होते हैं, पुराना रेफरेंस होता है, आगे क्या होने वाला वो होता है। तो मैंने खुद देखा है अपने प्रशासनिक जीवन में, अधिकारी उस कटिंग को रख लेते हैं, अपने मेज पे अपने कांच के नीचे रखते हैं, जब कोई रेफरेंस चाहिए होता है उस खबर को देखते हैं। उनको ये अच्छा नहीं लगता हम अपने नीचे से किसी को बुला के वो आंकड़े पूछें, उनकी विश्वसनीयता इतनी होती है वो उसी से काम लेते हैं। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ग्राफिक्स का रोल और बढ़ना चाहिए। तो वो ग्राफिक्स बनेंगे कैसे, यहाँ आउटपुट में बनेंगे तभी जब आपके यहाँ से उतना मटेरियल उस रूप में आएगा। तो कुछ आंकड़े, कुछ ग्राफिक्स के लायक सामान, ये ज़रूर थोड़ा सा आना चाहिए।
विश्वसनीयता की बात तो खैर एक बेमानी सी बात लगती है मुझे, क्योंकि इतना लंबे समय से आप सब लोग कर रहे हो और विश्वसनीयता तो है इस चैनल की, वो कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने अभी परिचय में ये कहा कि हम जाते हैं तो हमें चाय पिलाते हैं या हमें बुलाते हैं कि साहब आप आइए और हम आपको चाय पिलाएंगे, तो इसको अन्यथा मत लेना प्लीज़। आमतौर पे जीवन में दो ही तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है यूटिलिटी ओरिएंटेड, एक होता है न्यूसेंस ओरिएंटेड। अभी जो आपने बातें कही हैं वो मैं लिबर्टी लेके कह रहा हूं, न्यूसेंस ओरिएंटेड बात है कि भाई आपसे डर लगता है, ऐसी खबर चल जाएगी, जैसा कुछ लोगों ने कहा कि आपकी खबर चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, खांटी पत्रकारिता, तो वो उस आपकी नेगेटिविटी से डरते हैं, और ये चल जाएगा तो हम मर जाएंगे, या आपने कहा था उसकी जैसी की तैसी हो जाएगी, किसी ने कहा था अभी तो वो जैसी की तैसी के अलावा उसको ये लगना चाहिए कि यार इनको बुलाओ, इनको खबर दो, ये खबर आम लोगों तक पहुंचेगी, इसका प्रचार प्रसार होगा, तो हमारे लिए यूटिलिटी है, हम इनका प्लेटफॉर्म यूज करें और हमारी जो बात आम जनता तक या जो भी उसके क्लाइंट्स हैं या जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वहां तक पहुंचेगी, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने अनुभव में ये किया, जैसे अभी पीछे वाले कार्यकाल की बात ले लीजिए, अगर हमारी बात हम आम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम मीडिया को इसलिए बुलाते थे कि वो आए, हमारी जो अच्छी बातें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारे नए काम हैं, या जो हम जनता के लिए करना चाह रहे हैं, जनता का सहयोग चाह रहे हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स का सहयोग चाह रहे हैं, उसमें हम कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाएं। हर बार सरकारी विभागों के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अखबारों में या चैनल में विज्ञापन देना संभव नहीं हो पाता है, उसके अपने इकोनॉमिक्स है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं ऑन द सेम टाइम कि वो उसकी यूटिलिटी या उसकी बात दूर तक पहुंचे और आम जनता तक या उनके क्लाइंट तक उसकी जानकारी पहुंचे, तो वो हमको यूटिलिटी एस्पेक्ट से भी देखें। और एक बार उनको अगर ये लग जाता है कि इस चैनल में हमारी खबर गई और उससे हमको इतना रिस्पॉन्स आया, रियल एस्टेट की बात ले लीजिए, रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, एक तो वो डरता हुआ आपसे करे कि मेरे अवैध निर्माण की, मेरे इसकी खबर ना छप जाए, तो वो आपको चाय पिला रहा है। एक वो ये सोचे कि मेरी इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, इसमें मैंने इसमें ये सुविधाएं विकसित करी हैं, तो ये विकसित सुविधाएं मेरी आम जनता तक पहुंचेंगी तो शायद मेरा बिजनेस बढ़ेगा। जब आप उसका बिजनेस बढ़ाएंगे तो वो फिर निश्चित रूप से उसमें आपका भी शेयर, आपके बिजनेस में भी वो इच्छुक होगा कि मैं अब इस चैनल का इतनी रीच है, इस चैनल का इतना दबदबा है, आम लोग इसको देखते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो आपकी तरफ और आगे बढ़ करके आएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इसको यूटिलिटी वर्सेस न्यूसेंस को बैलेंस कर सकें तो एक अच्छी बात होगी। इसी तरह से चैनल हमारा रीजनल चैनल है, राष्ट्रीय चैनल नहीं है। राष्ट्रीय चैनलों की एक अलग दौड़ है मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन वहां क्या है, किसी एक मुद्दे को लेकर के पूरा दिन भी निकाल देते हैं, कई बार पूरा दिन किसी एक मुद्दे, दो मुद्दे पे निकल जाता है और फिर उसका फॉलोअप चलता रहता है। कई बार टीआरपी की दौड़ में कई चीजें चलती रहती हैं। रीजनल की एक अलग तरह की जिम्मेदारी है, रीजनल की जिम्मेदारी है, रीजनल का मतलब ही क्षेत्र। तो जो ग्रामीण हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके लिए हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, आम जनता के लिए हमारा क्या फायदा है। कई बार सुनने में आता है कुछ चैनल्स के लिए या कभी कभी अपने इस चैनल के लिए भी आता है कि इसके क्लाइंट्स कौन हैं। इसके क्लाइंट्स हैं पॉलिटिशियंस, या कहते हैं जिसको राजस्थान में राजनीति करनी है उसको फर्स्ट इंडिया से नाता जोड़ना पड़ेगा, या दूसरा जिसको राजस्थान में नौकरी करनी है उसको भी फर्स्ट इंडिया देखना पड़ेगा। तो राजस्थान की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के अलावा हमारे ग्रामीण लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है, हमारे और उन ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं जिनको सरकार तक ला करके हमको ब्रिज करके उनके काम भी करवाने चाहिए। इसी तरह से यूथ है, बहुत ही पोटेंशियल यूथ है, और आपको पता ही है कि भारत तो सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है। तो यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? नौकरियों की अंधी दौड़ में यूथ भागता फिर रहा है। इसी तरह से कोचिंग और दूसरी बातें धीरे धीरे हम करेंगे, चैनल के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम करेंगे। कई बार मैं कहता हूं यूथ बिल्कुल दिग्भ्रमित चल रहा है। मैं अभी पीछे किसी कॉलेज में अपना संबोधन देने गया था, कोई कार्यक्रम था, तो जिस तरह से कॉलेजेस में कैरियर फेयर लगते हैं, हर आदमी जब लास्ट सेमेस्टर में आता है तो उसके लिए बड़ी दबाव की स्थिति होती है। परिवार वाले चाहते हैं कि दफ्तर में कंपनियां, वहाँ कॉलेज में कंपनियां आकर के बैठेंगी, कैरियर फेयर लगेगा, प्लेसमेंट्स होंगे, तो तुम्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए,
चाहे वो 20,000 की नौकरी क्यों ना हो। और जो बच्चा बेचारा 20,000 की नौकरी नहीं ले पाता है, उस बच्चे के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा होती है, और उसके घर वाले भी उसको कचोटते हैं कि बाकी सबका प्लेसमेंट हो गया और तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसी को मैं कोटा सुसाइड से जोड़ के भी देखता हूं। कोटा में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, उस तरह का जो मानसिक दबाव का वातावरण है वो भी दूर होना चाहिए। जैसे कैरियर काउंसलिंग होती है, ऐसे ही सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम कोटा में बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे तो 40 से 50% बच्चे केवल दबाव की वजह से वहां आकर के पढ़ रहे हैं। फिर एक उसी से जुड़ी दूसरी बात है, उनको कोचिंग में आने की जरूरत क्यों पड़ती। जिस बच्चे ने 12th क्लास में साइंस मैथ्स ले लिया तो ये उसका रुझान स्पष्ट हो गया कि ये बच्चा इंजीनियरिंग करेगा। जिस बच्चे ने साइंस बायोलॉजी ले ली, ये उसका रुझान स्पष्ट हो गया कि ये मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। इसी तरह से जिसने ह्यूमैनिटीज ले लिया, वो कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा। तो फिर उस स्कूल में उसको कोचिंग क्लासेस जैसा वातावरण क्यों नहीं मिल पाता है? क्यों नहीं उस स्कूल के टीचर उसको उतनी ही अच्छी पढ़ाई कराते हैं जिससे वो IIT में अपीयर हो सके? क्यों उसको उसके लिए कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है? तो यूथ की जो समस्याएं हैं, हो सकता है इस पे हम आने वाले टाइम में कोई कार्यक्रम भी करें। यूथ की भी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम देश का कर्णधार कहते हैं, उनसे इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन उनको हम ग्रूम कैसे कर रहे हैं? उनको उनके जीवन की जो मुश्किलें हैं, क्या हम उसके चर्चा का अवसर दे पा रहे हैं? क्या स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम है कि कोई काउंसलिंग रूम बना हुआ है, या कोई काउंसलर्स आते हैं? जैसे कैरियर फेयर होता है, ऐसे उनकी काउंसलिंग फेयर भी होना चाहिए कि बच्चा निष्पक्ष रूप से, बिना डर के, बिना किसी उसके आके कह सके कि साहब मुझे कौन सी नौकरी में जाना चाहिए। इस संबंध में आखिरी बात कहूंगा, कई बार आप देखते होंगे इंजीनियरिंग में बच्चे गए, क्या सोच के आए थे इंजीनियरिंग में? मैं ग्रीन बिल्डिंग बनाऊंगा। क्या सोच के आए थे? मैं बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाऊंगा। और वो उस कैरियर फेयर में बेचारा क्या करता है, जहां टायर जला करके, प्रदूषण फैला करके, तेल निकाल करके, लोहा निकाल करके उसको बेचने काम होता है, वहां 25,000 रुपए की नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है केवल उस दबाव में। सोच के क्या आया था? ग्रीन बिल्डिंग बनाने का। करने क्या लग गया? प्रदूषण फैलाने का काम। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी अगर हम कोई मार्गदर्शन भी दे सकें, क्योंकि मीडिया इतना पावरफुल एक टूल है कि ये केवल खबरें दिखाने तक ही नहीं, इसके साथ इसका बड़ा एक इस तरह का क्रिएटिव रोल भी है। अगर हम लोगों की जिंदगियों में असर डाल सकें, अगर हम लोगों की जिंदगियों को सुधार सकें, अगर हम उनका कुछ भी, आम भाषा में कहें तो कुछ भी भला कर सकें, चाहे उनकी कोई समस्या सरकार से हो, चाहे उनकी कोई समस्या समाज से हो। समाज की जो बातें हम करते हैं, कई बार ये हमारी मीडिया की खबरें तो बनती हैं कि घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, या कोई महिलाओं के साथ अत्याचार हो गए, या कोई और इस तरह की बड़ी दुर्दांत घटनाएं हो गई, क्राइम हो गया, लेकिन उसको समाज में सुधारने का, या इस तरह की एक सोच पैदा करने का, या सोच विकसित करने का, या सोच बदलने का काम भी हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। अभी हमारा ध्यान आमतौर पे इसमें नहीं जा रहा है, अभी हमारा ध्यान आमतौर पे इसमें नहीं जा रहा है। हम खबरों के साथ साथ खुद उनके पीछे भागते भागते, खबरों को कवर करते करते खुद भी एक चक्कर में भाग रहे हैं, गोल चक्कर में भागते जा रहे हैं। हम ठिठक करके, रुक करके जब सोचेंगे कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, तो शायद हम इन बातों पे भी ध्यान दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो उपयोगी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, या अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त बात आती है वक्त के साथ साथ, बदलते वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े सुधार करते रहने की, और इस तरह के काम करते रहने की। एक जो फैक्चुअली करेक्शन वाली जो बात आती है, तो आजकल जो हम डिजिटल की बात कर रहे थे, डिजिटल में अपन आगे जाएंगे। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कोई रील चलती है और वो रील के इतने लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, और हमारी न्यूज़ चलती है उसके कुछ हजार फॉलोअर्स ही होते हैं। वो क्यों होते हैं? इंस्टाग्राम पे आप, मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग होंगे, इंस्टाग्राम पे आप रील्स एक बार देखने बैठते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है, कब तक चलती जा रही, कितना टाइम बीत गया। इतनी इंटरेस्टिंग ढंग से लोग बनाते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे भी ऐसी घिसी पिटे ढंग से आने लग जाएं चीजें, तो कोई नहीं देखेगा इंस्टाग्राम को, वो रील्स कोई नहीं देखेगा। तो आप भी अपनी खबर में उन रील्स को देख करके भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि रोचकता या इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं हम अपने पाठक का। और एक लास्ट चीज कि जहां कहीं अपने को फैक्ट्स में कोई परेशानी हो, तो आज तो वेब का टाइम है, गूगल का टाइम है, और ऐसे दूसरे 20 प्लेटफॉर्म हैं, विकिपीडिया है, और दूसरे 20 प्लेटफॉर्म है। उसकी भी कोई एक, मैं शिशिर जी से कहूँगा, एक हैंडआउट टाइप अगर हम सर्कुलेट कर दें सबको, तो कहाँ से हम अपने आंकड़े, फिगर्स, फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। कई बार बड़े
फेक मैसेजेस जो हैं सर्कुलेट करने लगते हैं, अफवाहें सर्कुलेट करने लगती हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं हम ऑनलाइन नेट पे? आप नेट पे डालेंगे, आपको पता लग जाएगा ये फेक खबर है और ये असली खबर है। और आपको कोई आंकड़े चाहिए हो किसी घटना पे, किसी सिंचाई पे, किसी नहर पे, किसी मेले पे, किसी टूरिज्म के पॉइंट पे आप कुछ लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ ढूंढते रहेंगे टूरिज्म, इस टूरिस्ट प्लेस के बारे में क्या पूछूं, कहाँ किससे पूछूं, क्या करूं। गूगल पे डालिए टूरिस्ट प्लेस, उसकी बेसिक पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ से आगे डेवलप कर सकते हो। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू करिए उस रूप में कि वहाँ से आपको नया एंगल भी मिलेगा खबरों का, वहाँ से आपको नए फैक्ट्स भी मिलेंगे और आमतौर पे वेरीफाइड फैक्ट्स मिलेंगे। ऐसी साइट्स हैं, वो शिशिर जी एक हैंडआउट बना करके आपको सर्कुलेट करेंगे, कुछ ऐसी परमानेंट साइट्स का देंगे। और चैट जीपीटी जो सब आ गया है आजकल, एआई का आ गया है, तो आने वाला समय भी एआई का है। जैसे बच्चे आजकल अपना होमवर्क और निबंध लिखने का काम एआई से कर रहे हैं, तो बहुत सारी टाइम आप देखोगे, मैं ये नहीं कहता आप आज ही एआई पे शिफ्ट हो जाइए। आर्टिफिशियल, हाँ, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी भी एक बार कभी इनको, नहीं तो एक जैसे हम बनाया करते थे वीडियो ऑनलाइन का मैं एक बार आपको उपयोग बताता हूँ। अभी किसी ने हाउसिंग बोर्ड का जिक्र किया था, वो धीरे धीरे छूटते से ही छूटेगा मुझसे भी, कि इन्होंने कहा था कि डिजिटल का हमने बहुत बेहतरीन उपयोग वहाँ किया। मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये पहली ऐसी संस्था है जिसने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल इसलिए बनाए कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इतने कम समय में 18,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑनलाइन ऑक्शन करी। अब राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां लोगों को आम सामान्य ज्ञान ही नहीं है, वहां कंप्यूटर सेवी तो वो हो ही नहीं सकते, तो वो लोग कंप्यूटर से ही अप्लाई करें, कंप्यूटर से ही अपनी संपत्ति खरीदें, कंप्यूटर से ही भुगतान करें, कंप्यूटर से ही अपना रिफंड प्राप्त करें। तो जब आम आदमी ढाबे वाला, रिक्शे वाला, सरकारी बाबू, सरकारी चपरासी ये काम कर सकते हैं, तो हम भी ये काम को देख सकते हैं। और बड़ा अच्छे से हम ऑनलाइन जो टूल्स हमें अवेलेबल हैं, उन ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपना और इसको प्रतिभा को निखार सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी में वृद्धि कर सकते हैं। तो बस ये मुझे कुछ बातें कहनी थी। टीम तो खैर मैं हमेशा, चलिए उस पर मुझे आपने इंडिकेट कर दिया है। तो एक और जो काम करने की मेरी शैली रही है ऐसी, तो कोई बहुत वो तो बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक परिवार का वातावरण डेवलप करते हैं, परिवार के रूप में मानते हैं। मैं हाउसिंग बोर्ड के भी हर फंक्शन में कहता था कि चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी, चाहे हमारा चीफ इंजीनियर है, हमारी सेक्रेटरी है, हम सब एक परिवार है, सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। किसी भी बड़ी मशीन में छोटे से छोटे पुर्जे का भी उतना ही महत्व होता है। और यहाँ अभी तो यहाँ 9 रत्न बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ 9 रत्न नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ 100 रत्न है। तो सारे एक से एक बढ़ के रत्न है। क्या संभाग वालों की बात करूं, क्या यहाँ जो बैठे हैं सारे जयपुर के महारथी, इनको मैं अक्सर महारथी ही कहता हूँ। आज ऐश्वर्य प्रधान नहीं दिख रहा है मेरे को, हो गए होंगे कहीं, अच्छा हाँ, तो वो भी एक तो ये सारे ही मतलब नवरत्न नहीं है, ये 100 रत्नों की टीम है। हमारे यंगेस्ट एडिटर है। हाँ, तो जीनू ने खैर जिस ढंग से संभाल रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो। तो आप सब लोग दिन ब दिन जुड़े हुए हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और एंकर्स का भी मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया को देखने के लिए, देखिए ये जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, आधे टाइम तो एंकर्स की वजह से लोग टीवी खोलते हैं और उसके बाद फिर उनको कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर उसको जारी रखते हैं, जिससे फिर आपका वो 9 मिनट क्रॉस होता है। तो मेरे ख्याल मैंने आज काफ़ी समय ले लिया आपका। एक बार फिर मैं अपनी कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ वीसी सर को और अपने बड़े भाई साहब को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। वास्तव में ये मुश्किल काम था कि 35 साल एक बिल्कुल नियम कायदे की नौकरी और नियम कायदे का जीवन जीते जीते इनफॉर्मल सेक्टर में मैं आ जाऊं, लेकिन मुझे इतना अच्छा था, वीसी साहब से मेरा पहले से ही बहुत अच्छा परिचय था। और कुछ समय पहले जब इनके साथ मेरी एक लंबी मुलाकात हुई तो उस दिन मैंने इनके बारे में और जाना, व्यक्तित्व इनका क्या है, कैसे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं और कितना संघर्षमय जीवन रहा पूरे परिवार का। और आज इस स्टेज में आए क्योंकि कोई मीडिया हाउस चलाना, वो जो क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक्स की बात थी, जो एक डायलॉग है जो जेसी सर का किसी ज़माने में दिया हुआ है कि क्रिएटिविटी शुड बी फाइनेंशियली वाइबल। तो क्रिएटिविटी को फाइनेंशियली वाइबल करना भी बहुत ज़रूरी है। जब फाइनेंशियली वाइबल नहीं था तब भी ये चैनल चलता रहा और अपने सामाजिक सरोकार पूरे करता रहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा। तो इसके लिए उनके प्रति मेरे मन में बहुत मान सम्मान है इस बात को लेकर के। और
जेसी सर के लिए तो मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं इनके अंडर काम करूँ, इसीलिए क्या हुआ, जीवन में एक मौका ऐसा आया था कि मैं आरटीओ जयपुर था और आपका पोस्टिंग हो गया था कमिश्नर ट्रांसपोर्ट राजस्थान। तो मैं उसी सेम डे छुट्टी प्रोसीड कर गया था। राजीव महर्षि उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम कैसे छुट्टी चले गए। तो मैंने कहा भाई वो अब आ गए तो मैं उनके नीचे काम नहीं करूँगा। और वैसे भी एक नैतिकता के मोरालिटी से भी ठीक नहीं है कि एक भाई बॉस है और एक भाई वहाँ काम कर रहा है, तो कल को कोई बात होगी ऊंची नीची तो कहेंगे मिली भगत कुछ कर ली है इन्होंने। तो मैंने कहा मैं इस संकोच से मैं तो आज से छुट्टी रहूँगा। तो मुझे 90 दिन छुट्टी रहना पड़ा और उसके बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया, बोर हो गया बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ, नौकरी आप कर रहे हो, छुट्टी मेरी हो रही है, तो ये क्या हुआ। तो वो फिर 1 जनवरी आया, तो नया साल आया। तो नए साल पे मैं उस वक्त जो मुख्यमंत्री थी उनसे मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, कॉल ऑन करने जाते हैं नए साल की मुबारक देने। तो उन्होंने कहा तुम अभी भी छुट्टी हो। मैंने कहा बोले नहीं, अब आज ये आदेश है, तुम आज ही ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन कर लें। परिवहन मंत्री थे यूनुस खान जी, सबने कहा नहीं आज आपको हर हाल में ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट सफ़र कर रहा है आपकी छुट्टी की वजह से, आप करना है। मैंने कहा तो मैं कैसे काम करूँगा। बोले ये आपका इंटरनल है, हमें नहीं पता, हमें काम चाहिए। तो ज्वाइन किया। तो जो मॉनिटरिंग के टूल्स आप बनाते हैं वो मैं भी नहीं सहन कर सकता। तो फिर मैंने बड़ा मुश्किल से भागदौड़ करके अगले 3 महीने में फिर अपना तबादला कराया। 3 महीने में इनके नीचे रहा। और अभी जब ये मीडिया का चलता है तो आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग कई बार कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, या परिवार में तो है ही, तो वॉक करते समय और करते समय या कहीं साथ यात्रा करते समय, घर में, फ्लाइट में, तो वो जब बात करते थे तो आपके हाथ में हमेशा शीट्स होती थी, 13-14 तरह के प्रपत्र फॉर्मेट्स होते थे कि ये क्या करते रहते हो आप, ये अब सरकारी नौकरी थोड़ी है, ये चैनल में क्या ये इतनी शीट्स होती हैं। तो क्या मॉनिटरिंग शीट्स है, मॉनिटरिंग टूल्स है। तो उसमें 56 या 68 पॉइंट हैं, कौन सी खबर मिक्स हो गई, कौन सी इसने चलाई, कौन सी करी, इतने तो मैं कहता था अच्छा हुआ भगवान मैं आपके नीचे नौकरी नहीं करता हूँ, वरना ये भाई भाई जैसे नहीं रह पाते, ये नहीं हो सकता है मुझसे। और कुछ तो मैंने पूरे ज्वाइन करने से पहले पूरे परिवार के सामने आपसे हाँ भराई कि वो प्रपत्रों की आंसरेबिलिटी मेरी नहीं रहेगी। मैं उस मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं रहूंगा, मैं मेरा अपना नए सिरे से नया ही काम करूंगा। सच है, और ये सच है, परिवार के सामने क्या हुआ ऐसे 25 लोगों के सामने। मैंने कहा मैं तभी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ 2 साल, वरना मैं वही नौकरी में ठीक हूँ मेरे। अगर ये मुझे यहाँ ऐसी बंदिश लगानी है आपने मॉनिटरिंग की, तो मैं मॉनिटरिंग के उसमें नहीं आऊँगा, काबू नहीं आऊँगा आपसे। तो ये इनफॉर्मल बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये इनफॉर्मल बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। इसका मतलब आप लोग सब आज से ही परिवार का हिस्सा बन गए। जो बात मैं अपने छोटे परिवार में पिछले 2-3 दिन में कर रहा हूँ, वो बात आज मैं अपने बड़े परिवार में भी उतने ही स्वतंत्रता से और उतने ही अच्छे मन से शेयर कर पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।